नमस्कार, स्वदेश विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। टेम्पररी ही सही, अमेरिका और चीन के बीच चल रहे टैरिफ वॉर पर विराम लग गया है। 90 दिनों के लिए दोनों देशों ने एक दूसरे पर लगने वाले टैरिफ पर करीब 115% तक की कमी की है। टैरिफ पर डील को सील करने के लिए मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है। सवाल है कि इस डील का भारत पर कितना असर पड़ेगा। यह हमारे लिए मौका है या चुनौती। जी हां, चीन और अमेरिका के बीच चल रहा टैरिफ वॉर अब रुकता हुआ दिख रहा है। टेम्परेरी ही सही, लेकिन इसमें एक ब्रेक नजर आया है। दोनों देशों ने जिनेवा में ट्रेड डील की, जिसमें एक दूसरे पर लगाए गए टैरिफ में कटौती की। जहां एक ओर अमेरिका ने चीन की ओर से इंपोर्ट किए गए सामानों पर 90 दिन तक 145% की बजाय सिर्फ 30% टैक्स लगाने का फैसला किया, वहीं चीन ने भी अमेरिकी आयात पर 125% की बजाय सिर्फ 10% टैरिफ लगाने का फैसला किया। ऐसे में सवाल उठता है कि यूएस चीन डील भारत के लिए ये जो समझौता इनका है, इसकी ये चुनौती के तौर पर देखें या मौके के तौर पर देखा जाए। टैरिफ गैप घटने से आखिर क्या बदलेगा, भारत पर असर को कैसे देखते हैं एक्सपर्ट्स, यूएस चीन ट्रेड डील की क्या हैं बड़ी बातें, इन्हीं सब पहलुओं पर आज खास चर्चा करेंगे। और आज के स्वदेश विशेष में इस चर्चा में हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर राकेश मोहन जोशी साहब इस वक्त चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आप हैं वाइस चांसलर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड से। जोशी सर, शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। हमारे साथ जानी मानी ऑथर और बिजनेस जर्नलिस्ट पूजा मेहरा भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। पूजा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर जोशी, मैं आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगा। कुछ वक्त पहले तक एक नैरेटिव ये था कि ये जो तनाव है दो, खास तौर पे ट्रेड को लेकर, ट्रेड टेंशन जो है दो महाशक्तियों की, ये पूरी दुनिया के लिए एक दबाव है, लेकिन भारत एक विकल्प के तौर पर उभर सकता है। अब जाहिर सी बात है कि जो टेम्परेरी ही सही ये ट्रेड समझौता हुआ है, इसने अब उस नैरेटिव को थोड़ा सा बदल दिया है। कैसे देख रहे हैं सर आप इसे? मतलब भारत के लिए कहां आपको चैलेंजेस दिख रहे हैं अब, और भारत के लिए कहां आपको अवसर नजर आ रहे हैं? देखिए, इस पूरे दौर में जो कि बहुत ही अस्थिरता का दौर रहा है पिछले कुछ दिनों में, कभी टैरिफ लगाते हैं, कभी टैरिफ हटाते हैं। आपने अमेरिका ने देखा, जैसा कि इन्होंने सबसे पहले 25% टैरिफ कनाडा और मेक्सिको पर लगाया, उसके बाद चाइना के ऊपर 49% लगाया, उसके बाद में उनके ऊपर और टैरिफ लगाया, 145% हो गया। नाउ अमेरिका ने 45% से 30% टैरिफ रिड्यूस करने की घोषणा की है, जबकि चाइना ने जो है वो 125% से 10% टैरिफ की घोषणा की है। तो उसमें एक चीज तो निकल के आई है कि भारत स्ट्रेटेजिकली अमेरिका का एक सशक्त पार्टनर है, और भारत को इसके अंदर बहुत सारी चीजों में अभी भी टैरिफ का फायदा है। जहां तक कि जैसे पहले आपने देखा, अमेरिका की कंपनियों की एक रणनीति रही है कि चाइना प्लस वन की स्ट्रेटेजी, उसके अंदर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भारत में आने की उम्मीद भी थी और आए भी हैं। जैसे कि आपने देखा कि पिछले कुछ वर्षों के अंदर जैसे मोबाइल फोन है, स्पेशली आईफोन है, तो उनका बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग भारत में शिफ्ट हुआ है, और भारत उसका एक बिकॉज ऑफ 145% टैरिफ, कंपनियों ने जो है वो अपना स्ट्रेटेजी में कुछ परिवर्तन की रणनीति बनाई है और उसको कुछ हद तक इम्प्लीमेंट भी किया है। और एप्पल ने तो जैसे कहा है कि धीरे धीरे वो एप्पल की सारी मैन्युफैक्चरिंग जो है चाइना से भारत में शिफ्ट कर देगा। और तो ये बहुत तरह की चीजें हैं। इंडस्ट्री जो है, वैश्विक कंपनियां अभी भी इसको देख रही हैं कि स्थिरता के दौर पे, क्योंकि अभी ये 90 डेज की ही विंडो इसमें मिली है चाइना वाले टैरिफ में, और चाइना और अमेरिका दोनों एक दूसरे से अभी डिलिंक नहीं करना चाहते हैं। अगर आप देखते हो तो चाइना का जो है वो ट्रेड सरप्लस जो है 2024 के अंदर $1 ट्रिलियन रहा है,
जबकि अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट जो है 1.2 से 1.3 ट्रिलियन रहा है। और ऐसे के अंदर भारत जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर बनकर उभरा है, बोथ अमेरिका का और चाइना का। क्योंकि अमेरिका के अंदर अमेरिका जो मेजर चीज चाइना को एक्सपोर्ट करता है वो एग्री एक्सपोर्ट्स हैं, और चाइना जो एक्सपोर्ट करता है वो मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स हैं। भारत के अंदर जो हमारा मैक्सिमम एक्सपोर्ट अमेरिका को है उसमें दो तीन चीजें, फार्मास्यूटिकल एक बहुत हमारा इंपॉर्टेंट आइटम है, उसके अलावा हमारे मेराइन प्रोडक्ट हैं, फिर हमारे राइस है, और कुछ टेक्सटाइल हैं। इस तरह के हमारे जो प्रोडक्ट है, कुछ लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट भी हैं। और भारत को भी अभी राहत मिली है 10% टैरिफ की। भारत को 10% टैरिफ है, उस पर 30% टैरिफ है। तो भारत को अभी भी एडवांटेज है। और यही नहीं कि हम एक बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट जल्दी से जल्दी हम उस पर काम कर रहे हैं, तो उससे भारत को और लाभ होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इक्वेशन बदल रही हैं, इक्वेशन बदलेंगी, और जो ग्लोबल सप्लाई चेन जो है उसके अंदर ये थोड़ा सा जो टर्मोइल आया, इनस्टेबिलिटी आई है, उसके अंदर भारत को निश्चित रूप से फायदा होगा। और भारत सरकार, भारत की इंडस्ट्री, भारत के रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सभी मिलके एक इंटीग्रेटेड स्ट्रेटेजी के तहत काम कर रहे हैं, जिसमें भारत के कुछ प्रोडक्ट स्पेशली सर्विसेज सेक्टर में, हमारी आईटी सर्विसेज जो है वो अमेरिका के अंदर आज भी कॉम्पिटिटिव है, उसका भी हम एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। और इम्पोर्टेंट ऑटोमोबाइल पार्ट एक हमारा एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इन सब के अंदर मुझे लगता है कि ठीक है, भारत की ठीक एक है सर, सोची थोड़ा और समझी विस्तार से रणनीति के सेक्टर वाइज हम बात करेंगे कि वहां पर हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए इस बदलते हुए माहौल में। इन सब के बीच में पूजा जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। किस तरह के, मतलब आप तो बहुत सारे ओपिनियन से गुजर रही होंगी, किस तरह के ओपिनियन आ रहे हैं, कैसे देखा जा रहा है इस पूरे यूएस चीन की टेम्पररी ट्रेड डील को? और अब जिस तरह से अमेरिका भी लगातार कहता रहा है कि भारत के साथ भी जो उनकी ट्रेड पैक्ट और तमाम चीजें हैं उसको लेकर भी एक एग्रेसिव अप्रोच आने वाला है, तो अब वहां पर किस दिशा में काम हो रहा है, या क्या लग रहा है कि एग्रेशन है वाकई? जी, मुझे जो सुनने में आ रहा है वो ऐसे दिखाई पड़ता है कि सबसे बड़ा फायदा भारत का और मेरे ख्याल से पूरी दुनिया का ये हुआ है कि जैसे प्रोफेसर साहब कह रहे थे, अनसर्टेनिटी नहीं रहेगी। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है बहुत बदल बदल के, सिर्फ ट्रेड के मामले में ही नहीं, बहुत से मामलों में बार बार अलग अलग अनकन्वेंशनल टाइप के डिसीजंस ले रहे थे। तो अब वो शायद ऐसे डिसीजंस थोड़ा जो है अपने एडवाइजर्स, जो लॉन्ग टर्म एडवाइजर्स हैं यूएस एडमिनिस्ट्रेशन एस्टैब्लिशमेंट में, उनकी बात सुन के लेंगे। तो ये अनसर्टेनिटी कम होगी, उसका ग्लोबल ट्रेड पे, ग्लोबल ग्रोथ पे बहुत अच्छा, जितना पहले नुकसान हो सकता था वो नहीं होगा। वो उसका इंडिया को फायदा मिलता है। मेरे ख्याल से इंडिया का दूसरा फायदा बहुत बड़ा ये हुआ है कि एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट जो दिखाई दे रहा था 2017 के बाद से इंडिया की ट्रेड पॉलिसी में, जिसमें कि हम थोड़ा प्रोटेक्शनिज्म की तरफ हमारा झुकाव जा रहा था। बहुत से ऐसे एरियाज में जिसमें इकोनॉमिस्ट्स बता रहे थे कि उसकी जरूरत नहीं थी, उसका हमें फायदा नहीं नुकसान हो सकता था। वो एक आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी वापस आ गई है कि आपने देखा भारत ने यूके के साथ भी अभी बायलैटरल ट्रेड डील्स साइन की है। और सरकार ने बार बार पिछले कुछ टाइम में, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, उन्होंने अपनी ट्रेड की पॉलिसी की बात की है, तब से सरकार ने बार बार कहा है कि प्रोटेक्शनिज्म जो है बहुत सोच समझ के अप्लाई किया जाएगा, और ज्यादातर जो है टैरिफ्स को जो है कम करने की कोशिश की जाएगी। तो ये एक आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी आई है, जो 2017 से जो ट्रेंड नया आया था वो वापस हम उसके पहले से, जो 1991 रिफॉर्म्स के बाद से जो हमारा टैरिफ्स कम करने का जो हमारा आइडियोलॉजिकल मूव था, हम लोग वापस जो है उस पे जो है गए हैं। उसके अलावा बहुत सी बायलैटरल ट्रेड डील्स हमारी थी जो बहुत समय से नेगोशिएट हो रही थी, उसमें जो आप देख रहे हैं एक चुस्ती आई है, जो कि यू के साथ बातचीत चल रही है, जल्दी उसको सी होने की हमें आशा है। यूके के साथ हो चुकी है,
और यूएस के साथ भी बातचीत चल रही है। उसमें सबसे बड़ा फायदा ये है क्योंकि अब हमें पता है कि यूएस किस डायरेक्शन में चाइना के साथ जा रहा है। जो पहले हमें लग रहा था कि 145% के टैरिफ लगेंगे, वो शायद अब नहीं लगेंगे, उससे कम ही लगेंगे जो भी लगेंगे। तो हम उस हिसाब से जो है अपने कैलकुलेशंस करके, ये सिर्फ ये सोच के कि हमारा जो है टैरिफ डिफरेंशियल क्या रहेगा चाइना के साथ, सिर्फ उस बेसिस पे जो है एक नैरेटिव चल रहा था, सिर्फ उस बेसिस पे सरकार डिसीजन नहीं लेगी। तो वो भी जो है हमारे फायदे की बात है। और उसके अलावा सबसे बड़ी फायदे की बात मुझे लगता है ये है कि अगर तो चाइना के ऊपर 145% के टैरिफ लग जाते यूएस की तरफ से, और उनका जो इतना बड़ा ट्रेड सरप्लस था यूएस के साथ, वो इतना ज़्यादा अपना जो है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को, वो नहीं उतना कर पाते। वहाँ के जो कंज्यूमर्स हैं यूएस के, वो इतनी महंगी गुड्स नहीं खरीद पाते। तो चाइना जो ये उनका सप्लाई है उसको भारत जैसी बड़ी मार्केट में पुश करने की कोशिश करता है। डंपिंग जिसको कहते हैं, उसका एक रिस्क बहुत बड़ा हुआ था। जो सारे इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हैं वो सरकार से मिलके सब्सिडी मांग रही थी और अलग अलग अपनी डिमांड्स रख रही थी। वो जो है प्रेशर अब सरकार पे थोड़ा कम आएगा। और वाकई इंडिया की ये बड़ी बात आपने कही कि कम से कम इस बदलाव से जो एक डंपिंग का जो एक पूरा लगातार असर था, डंपिंग का जो चैलेंज था, उसका समाधान मिल गया है। इस बीच हमारे साथ एक और बेहद खास मेहमान जुड़ रही हैं चर्चा में। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ अनुभूति सहाय जी हैं, जानी मानी इकोनॉमिस्ट हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से। अनुभूति जी, शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। और जिस चीज की बात तमाम एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ठीक है, इसको थोड़ा सा मिक्स्ड ओपिनियन तो है, लेकिन उन सब के बीच में हमें पॉजिटिवली ही देखना है। लेकिन एक चीज मैं समझना चाहूंगा, अब यहां से जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा नजरें रहेंगी कि अगर ये चीजें ईज आउट हो रही हैं, तो पहला तो यह है कि क्या ट्रंप अपनी जो नेगोशिएटिंग वाली उनकी स्ट्रेटजी थी उसमें वो कामयाब हुए हैं। दूसरा कि अब यहां से फेड का क्या रुख हो सकता है। सो आप अगर देखेंगे तो जो आपका पहला सवाल था कि क्या ट्रम्प काफी हद तक अपने ऑब्जेक्टिव्स में कामयाब हुए हैं। देखिए अभी काफी जल्दी है इस पे फर्म कंक्लूजन देना, हमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा। बट अगर आप इस फर्स्ट फ्यू मंथ्स की आप बात करें तो काफी हद तक उन्होंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स पर सक्सेस प्राप्त किया है। अगर आप टैरिफ की बात देखें, उन्होंने अप्रैल 2 को टैरिफ रेट्स इतने हाई अनाउंस कर दिए थे कि आज की डेट में अगर पूरी दुनिया 10% इंपोर्ट टैरिफ ले रही है या चाइना 40% दे रहा है यूएस को, वो हमें बेस्ट सिचुएशन लग रहा है, हमें वो काफी सही लग रहा है, काफी मैनेजेबल लग रहा है। अगर आप अप्रैल 2 अनाउंसमेंट के पहले की बात करें, उस वक्त पर मार्केट काफी इस सिनेरियो को वर्स्ट केस सिनेरियो मानता था। आज की डेट में इसको बेस्ट आउटकम मानकर मार्केट्स एक्चुअली रैली कर रहे हैं। सो टैरिफ के मामले में अगर देखा जाए तो ट्रंप ने काफी हद तक इसमें सक्सेस अचीव की है। पर ये एक कैवियट हमें जरूर डालना होगा कि अभी ये सिर्फ रेट्स अनाउंस हुए हैं। हमें ट्रेड डील कैसे इसकी बनती है यूएस चाइना के बीच में, यूएस इंडिया के बीच में या यूएस जापान के बीच में, इवन फॉर यूएस यूके, ये सब में काफी वक्त लगता है। अगर यूएस चाइना हम 2018 की बात करें तो हमें 21 मंथ लगे थे ट्रेड डील को फाइनलाइज करने में। इस बार बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, तो अभी से लेकर तब तक हमें देखना होगा कि क्या उतार चढ़ाव आते हैं। दूसरी बात, ट्रंप को वीकर डॉलर चाहिए थी, वो काफी हद तक डॉलर में वीकनेस आई है। उसका असर हमें इंडियन रुपी पे भी दिखा है, जो एक पॉइंट पर 8750 के पास था, अभी आप देखेंगे तो काफी हद तक स्ट्रॉन्गर लेवल पे है। फेड पॉलिसी की बात अगर आप कर रहे हैं तो विथ दिस न्यू अनाउंसमेंट, जहाँ पे कि टैरिफ टेंशंस अब कम लग रहे हैं, उसके हिसाब से हम देखेंगे तो फेड के लिए पॉलिसी रेट बहुत ज्यादा कट करने की अब उतनी आवश्यकता नहीं है। बिफोर दिस वीकेंड मार्केट को लग रहा था कि ग्रोथ रिस्क इन यूएस बहुत ज्यादा है, रिसेशन की बातें हो रही थी। अब यूएस चाइना के बीच की ट्रेड टेंशन कम हो गई है, इसलिए रिसेशन की बातें अब काफी हद तक फेड कर दिए जा रहे हैं। इसीलिए फेड रेट कट्स होंगे,
पर उतने ज़्यादा नहीं होंगे जितना मार्केट्स पहले एक्सपेक्ट कर रही थी। तो आप अगर स्टैंडर्ड चार्टर्ड व्यू की बात करें, तो हमारा व्यू है कि फेड इस साल 2025 में 50 बेसिस पॉइंट्स काटेगा। तो आज की डेट में फेड फंड्स टारगेट रेट 4.5 है, वहाँ से हम 4% जाएँगे और हम फिर वहीं रहेंगे। यूएस की ग्रोथ पर आप कितना भी कुछ कर लें, एट दिस टैरिफ रेट एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा और इन्फ्लेशन पर ऊपरी प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए फेड को बहुत ज़्यादा काटने का हमारे हिसाब से ऑप्शन नहीं मिलेगा, बट फिर भी यहाँ से 50 बेसिस पॉइंट ऑफ रेट कट होंगे बिटवीन नाउ एंड एंड ऑफ दिसंबर। बात है। तो ये बहुत स्पष्ट तरीके से हमने इस शो को इसी तरह डिजाइन किया है कि हम थोड़ा जानकारियों पर फोकस करें। और इसी कड़ी में प्रोफेसर जोशी, मेरा सवाल आपसे है और मैं ये एक आम दर्शक के नजरिए से समझना चाहता हूं, ये जो टैरिफ टेंशन होती है या टैरिफ कंट्रोवर्सीज होती हैं या नेगोशिएटिंग टेबल पर देशों को लाने की जो तमाम चीजें होती हैं, इसका इंटरनेशनल जो बाजार है या देशों के संबंधों पर किस तरह का असर पड़ता है? अंतर्राष्ट्रीय कारोबार पर कितना कितना अहम हो जाता है ये टैरिफ का पूरा फैक्टर? देखिए, अभी तक का जो पिछले 3-4 महीने की ट्रम्प का कार्यकाल रहा है, उसके अंदर एक चीज तो उन्होंने बता दिया है कि समथिंग विच इज गोइंग टू बी सर्टेन इज अनसर्टेनिटी, टोटली अनप्रिडिक्टेबिलिटी। तो अभी तक किसी को ये नहीं पता चल रहा है कि काम कैसे होगा, बट एक निश्चित रूप से रुझान देखने में आया है कि एवरीथिंग इज, जैसे कि ट्रम्प ये कहने में कभी भी हिचकते नहीं है कि इट्स ए डील मेकिंग। और दूसरा जो सबसे बड़ा चेंज इन्होंने किया है कि डब्ल्यूटीओ का पूरा कंसेप्ट ये था कि टैरिफ को कम किया जाए, नॉन टैरिफ बैरियर को कम किया जाए। और एक डब्ल्यूटीओ के कंसेप्ट में जो की कंसेप्ट था, इट वाज एमएफएन, मोस्ट फेवर्ड नेशन। मोस्ट फेवर्ड नेशन इज नॉट टू फेवर ए नेशन बट टू हैव ए यूनिफॉर्म टैरिफ अक्रॉस ऑल द नेशंस, मींस नॉट टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन टू नेशंस। तो इन्होंने मेरे ख्याल से लाके खड़ा कर दिया है कि एक अमेरिका इज हैविंग डिफरेंट टैरिफ्स अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। तो उन्होंने अलग अलग कंट्री पे लगाए, उसको उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ का नाम लिया। 10% बेसिक टैरिफ लगाए, फिर रेसिप्रोकल टैरिफ को वापस लिया। चाइना के ऊपर उन्होंने मान लो 145% हो गया। सो पूरा इन्होंने टैरिफ का एक जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी थ्योरी है और बेसिक ट्रेड थ्योरीज है, वो आप एब्सोल्यूट एडवांटेज कहिए, कंपैरेटिव एडवांटेज कहिए, उसमें उन्होंने एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया इकोनॉमिक्स को कि भाई ये ट्रेड थ्योरी से काम नहीं चलता है। देन ही इंक्लूडेड इश्यूज लाइक द माइग्रेशन एंड फेनेटाइल एंड मल्टीपल थिंग्स, जिसपे उन्होंने चाइना में भी टैरिफ लगाया और दूसरे देशों पे भी लगाया। तो वो एक उसके अंदर एक अनेक देशों की साझेदारी और रणनीति में परिवर्तन हुआ और वो उसमें डिफरेंट टैरिफ डिफरेंट कंट्रीज पे लगाया। तो एक बड़ी अलग तरह की सिचुएशन है वैश्विक इकोनॉमिक्स के लिए। और इसके अंदर जहां तक डील की बात है, अभी आपने देखा कि अमेरिका और यूके के बीच में जो डील साइन हुआ, उसमें यूके ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे 0 ड्यूटी दी है, लेकिन अमेरिका ने 10% ड्यूटी दी है। तो उन्होंने न्यू नॉर्मल बना दिया कि अगर अमेरिका 10% ड्यूटी लगाता है, जो कि अमेरिका की बहुत इसी 33% से सवाल के साथ इसी चीज को लीड लेते हुए मैं पूजा जी आपके पास आना चाहूंगा। क्या ये जो नई वैश्विक स्थितियां हैं, इसमें इस तरह के टैरिफ को ढाल बनाकर एक नेगोशिएटिंग टॉक्स चल रही हैं, या मैं कहूंगा एक कहीं ना कहीं अपने आप को डोमिनेट करने की या पूरी तरह से अपनी बात मनवाने की, ये क्या एक नया नॉर्मल हो चुका है? ये अब महाशक्तियों के बीच आपको ज्यादा लगता है कि इसको और ज्यादा प्रैक्टिस में लाया जाएगा? जी, मुझे लगता है आप सही कह रहे हैं। अभी तक जो है ग्लोबल ट्रेड ऑर्डर, ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर जो है वो रूल्स के बेसिस पे चलता था। पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये मेरे ख्याल से ये प्रूव कर दिया है अपने टैरिफ पॉलिसी से। उनकी जो टैरिफ्स उन्होंने जो लगाए थे, उसको उन्होंने बार्गेनिंग चिप्स की तरह यूज किया है। उन्होंने फोर्स किया है अलग अलग कंट्रीज को, अलग अलग देशों को यूएस के साथ आके नेगोशिएट करने के लिए, क्योंकि उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि वो यूएस का ट्रेड डेफिसिट कम करना चाहते हैं। और वो सिर्फ पूरा ट्रेड डेफिसिट नहीं, हर कंट्री के साथ ट्रेड डेफिसिट करना चाहते हैं। इसलिए अगर आप देखें तो बहुत सी ऐसे देश हैं जैसे कि जापान, जिनके साथ उनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, या इवन साउथ कोरिया, फिर भी उनके ऊपर उन्होंने टैरिफ लगाया। तो इससे साफ ये दिखाई देता है कि रूल्स जो थे उसको हटा के उन्होंने जो है एक पावर बेस्ड
ऑर्डर लाने की वो कोशिश कर रहे हैं कि जो बड़ा देश है, जिसकी इकोनॉमी बड़ी है, जिसके पास ज्यादा पावर है, वो आपको फोर्स करके नेगोशिएटिंग टेबल पे लाके आपके ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं। और यूएस ने जो है डब्ल्यूटीओ में जाने के लिए, कंप्लेन करने के लिए किसी भी कंट्री के पास रिपोर्ट्स नहीं छोड़ा है, क्योंकि जो उनका डब्ल्यूटीओ का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, वहां पे यूएस ने बहुत सालों से, डोनाल्ड ट्रम्प के पहले के टाइम से जो है एडजुडिकेटर्स अपॉइंट नहीं होने दिए हैं। तो उन्होंने हर देश को एक ऐसी स्थिति में लाके रखा है कि आपको उनके साथ जो है जाके नेगोशिएट करना ही पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ये भी कहना जरूरी है कि डोनाल्ड ट्रम्प की को अगर आप देखें तो ये भी मालूम चलता है कि वो कंट्रीज को ये मालूम चल गया है कि बियॉन्ड द पॉइंट ही कांट पुट हिज फुट डाउन। जैसे चाइना ने उन्होंने फोर्स किया है चाइना को नेगोशिएटिंग टेबल पे आने के लिए, लेकिन चाइना ऑल्सो टू एन एक्सटेंट उन्होंने जो है रेजिस्ट किया, और इसीलिए जो है जिनीवा में उनकी मुलाकात हुई और अब जो है बातचीत शुरू हो रही है। और डोनाल्ड ट्रम्प ने माना कि अगर 145% टैरिफ वो लगा के ही रखेंगे तो फिर वो डीकपलिंग हो जाएगा, और वो ये नहीं चाहते हैं। और मुझे नहीं, तो इसमें कोई परमानेंसी नहीं है, अभी नहीं दिखाई देती है, पर मुझे नहीं लगता कि वापस 145 पे तो वो जाएंगे। तो हाँ, ये जरूर है कि ट्रम्प ने रूल्स बेस्ड ऑर्डर को डिसमेंटल कर दिया है, उसकी जगह में एक पावर बेस्ड ऑर्डर लाने की वो कोशिश कर रहे हैं। और अब ये बाकी बड़े देशों के ऊपर है कि वो इसमें ट्रम्प को कहाँ तक सफल होने देंगे। मुझे नहीं लग इस समय मैं ये नहीं कह सकती, ईयू को देख के ऐसा नहीं लगता है कि ईयू रेजिस्ट करेगा। ईयू मुझे लगता है कि यूएस को करने देगा जो वो कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी को चाइना के अगेंस्ट एक ग्राउस है, हर किसी को चाइना का जो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग ओवर कैपेसिटी है, जिसको वो हर देश के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं इतने कम प्राइसेस पे, और वो इतनी प्राइसेस इतनी लोअर कर पाते हैं क्योंकि वो जो है मार्केट रूल्स के हिसाब से नहीं चलते हैं। तो इस समय हर किसी को जो डोनाल्ड ट्रम्प कर रहे हैं पावर बेस्ड सिस्टम, वो अच्छा तो नहीं लग रहा होगा, पर अभी चाइना से डील करने के लिए वो इसको एक्सेप्ट करेंगे, शायद इसको टॉलरेट करेंगे। वक्त को देखते हुए, तो वक्त की we are in नज़ाकत a- को देखते हुए, और तमाम जो हैं जो प्रेशर बना भी सकते हैं, जो एक प्रेशर ग्रुप्स की तरह भी काम कर सकते हैं, वो भी शायद फिलहाल इस मामले में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं दिखाएंगे। अनुभूति जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। बाजार कैसे देखना, मतलब बाजार के नुकसान की भरपाई हो गई है इस पॉजिटिविटी से, या अभी वो गैप भरना बाकी है? तो आप अगर मार्केट, हर एक मार्केट के अलग डायनेमिक्स हैं, तो आप अगर इक्विटी मार्केट के हिसाब से देख रहे हैं तो अभी भी वो अपने पीक से थोड़ा दूर है, ज्यादा दूर तो नहीं है, पर हाँ थोड़ी दूर पर है। और हमें आगे ये देखना पड़ेगा कि इंडिया की कॉर्पोरेट अर्निंग्स कैसे आगे जा इस पूरे साल में कैसे आते हैं, क्योंकि मार्केट्स एक चीज जिस पर ध्यान देती है, बहुत ज्यादा ध्यान देती है कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स कैसे आ रहे हैं, तो वो हमें बहुत उस पर ध्यान देना होगा, जिसके लिए बाहर का माहौल बहुत जरूरी होगा, ग्लोबल आउटलुक बहुत जरूरी होगा, पर उससे भी ज्यादा जरूरी ये होगा कि इंडियन इकोनॉमिक आउटलुक कैसा है। तो वो हमें आगे जाकर बताएगा कि कितना ज्यादा यहाँ से इम्प्रूवमेंट हो सकता है। अगर आप दूसरे मार्केट्स की बात करें, जैसे कि आप एफएक्स मार्केट, एक्सचेंज रेट मार्केट की बात करें, तो वहां पर एक ट्रेंड जिसपे सब लोगों का काफी सब लोगों की काफी सहमति है कि डॉलर जो है अब वो वीकन रहेगा कुछ हद तक। डॉलर की वीकनेस में कमी आएगी। हमने देखा है कि डॉलर थोड़ा सा स्ट्रेंथन किया है जब से ये अनाउंसमेंट आई है, पर जो डॉलर एक्सेप्शनलिज्म ड्रिवन डॉलर स्ट्रेंथ की जो स्टोरी थी, वो हमें लगता है वो अब वापस नहीं आएगी, तो वो पूरी तरीके से उसकी भरपाई नहीं होगी। रेट्स मार्केट की तरफ आप देखेंगे तो ग्लोबली यूएस में रेट्स मार्केट हमारे हिसाब से इवन फेड 50 बेसिस पॉइंट्स रेट काटेंगे, पर यूएस में अलग डायनेमिक्स है, वो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग का, उसके लिए वहां पे रेट्स जो है वो ऊपर रहेंगे। इंडिया में अगर आप देखेंगे तो इंडिया में भी रेट कट्स आएंगे, ग्रोथ कम है, इन्फ्लेशन कम है, तो इंडिया में फिर भी थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है रेट्स के नीचे जाने की, पर यूएस मार्केट में हमारे हिसाब से रेट्स थोड़े ऊपर ही रहेंगे।
तो तमाम बातों का निचोड़ हमने आपके सामने रखा। कोशिश यही की कि इस शो को हम इंफॉर्मेटिव रखें, किसी शोर शराबे से दूर और किसी हो हल्ले से दूर, और हमने लगभग हर पहलू को छूने की कोशिश की। मैं अपने तमाम जो एक्सपर्ट्स थे उनका शुक्रिया अदा करूंगा। अनुभूति जी, पूजा जी, इसके साथ ही जोशी सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपने ग्रेट इंसाइट्स देने के लिए। हम इस तरह की चर्चाओं में आगे भी आपको आमंत्रित करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। तो आज के स्वदेश विशेष में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको शो पसंद आए। कोई चीज़ आपसे मिस होती है तो ये पूरा शो हम यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी अपलोड करेंगे, तो वहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।